आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के विज्ञान का सेट 2 2023 सॉल्व करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने खंड अ बहुकल्पीय प्रश्न किया था 1 से लेकर के 20 तक। अब खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, वो भाग 1 है। पहला क्वेश्चन फिजिक्स का है। लिखा है एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ दिखेगा। किरण आरेख भी बनाकर समझाइए। जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो फोकस दूरी होता है प्लस में होता है, और इसमें वस्तु की दूरी है u बराबर -4 मीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वस्तु की दूरी पहला क्वेश्चन है, वस्तु की दूरी है u बराबर -4 मीटर। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसको हम सूचित करते हैं कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर बराबर वक्रता त्रिज्या दिया है इसका 2 मीटर। तो फोकस कितना हो जाएगा, फोकस दूरी F बराबर R/2, तो 2 से R बराबर 2 है तो 2 रख देंगे, 2/2 कितने बार में कटा 1, तो फोकस दूरी आ गया 1 मीटर। पहले हमको इसमें निकालना है प्रतिबिंब की दूरी भी निकालना है। प्रतिबिंब की दूरी भी निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ दर्पण सूत्र से होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। फोकस दूरी है 1, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/1 बराबर 1/V प्लस U कितना है, U है -4, तो लिख देंगे -4। यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/1 मतलब 1 है, 1 बराबर 1/V माइनस 1/4, -1/4 को लाएंगे बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1/4 बराबर 1/V। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 हो गया, 4 1 कम 4 4 1 5 बराबर 1/V। हमको V का मान निकालना है, तो जब V को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 4/5 बराबर V। तो जब हम भाग देंगे 5 से 4 में तो आएगा 0.8 मीटर। जब V का मान प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वस्तु कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है और आभासी तथा सीधा है, तो हम लिख देंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी तथा सीधा, ठीक है, एवं आकार में वस्तु से छोटा बनता है। इसमें V बराबर 0.8 है, ठीक है। 0.8 अगर प्लस में आएगा तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा और अगर माइनस में आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। इसके बाद इसमें बताना है, किरण आरेख बनाकर भी समझाइए। तो ये उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, ठीक है। ये हो गया मुख्य अक्ष, इसका जो मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है, ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु, ये भी वस्तु है। तो जब हम किरण आरेख बनाते हैं तो एक जो प्रकाश किरण होती है वो मुख्य अक्ष से समांतर होती है, और उत्तल दर्पण में जो प्रकाश किरण होती है टकराने के बाद उसमें वो फैल जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, और कहाँ से मिलती हुई प्रतीत होती है, फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे हम इसको फोकस से मिलाएंगे और इसको ऐसे खींच देंगे। इसके बाद दूसरा प्रकाश किरण कहाँ जाकर के मिलेगा,
वक्रता केंद्र से। तो प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से टकराती है की ओर जाती है, तो वक्रता केंद्र से जब जाती है तो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से फिर वापस लौट जाती है, यानी कि इसे टकरा रही फिर वापस लौट जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे तक बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रतिबिंब वही बनता है जहाँ परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटती हैं। तो प्रतिबिंब यहीं बन रहा है, तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब A डैश B डैश। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देखने के लिए उसे किस प्रकृति और किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा, किनारे भी बताइए। तो इसमें लिखा हुआ कि जो उसको अनंत तक देखना है, यानी कि वस्तु की दूरी जो होगी u बराबर अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा, माइनस में लेंगे, और 100 मीटर देख सकता है, यानी कि जो वस्तु की दूरी हो जाएगी v बराबर ये होगा -100 मीटर। इसमें माइनस में लेंगे क्योंकि प्रतिबिंब सामने बनेगा, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रतिबिंब की दूरी है v बराबर -100 मीटर। उसके बाद वस्तु की दूरी u बराबर है -इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो दर्पण या लेंस से बाईं ओर होती है, तो बाईं ओर की दूरी माइनस में लेते हैं, और प्रतिबिंब भी बाईं ओर बन रहा है इसलिए भी माइनस में ये भी होगा। तो हमको निकालना है फोकस दूरी। फोकस दूरी f निकालना है, ठीक है। तो लेंस सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v, भी कितना है -100 है, तो लिख देंगे -100 माइनस 1/इन्फिनिटी है माइनस में, तो -इन्फिनिटी, और अनंत से किसी भी हम भाग देते हैं तो आंसर 0 ही होता है। तो 1/f बराबर हो गया -1/100। तो जब f बराबर लिखेंगे तो ये 100 हो जाएगा, f बराबर हो गया -100 मीटर। तो जब फोकस दूरी माइनस में है, इसका मतलब जो लेंस कैसा है, लेंस अवतल लेंस है, लेंस अवतल लेंस है, ठीक है। और किनारा बना करके बताना है, तो मैंने पहले से बना के रखा है। इसमें अनंत से देखना है, तो जो प्रकाश की किरण अनंत से आती है वो एक दूसरे के समांतर होती है, और समांतर होने के बाद जब ये अपवर्तित होंगी तो ये जो आँख है, नेत्र, उसमें जो उत्तल लेंस लगा है, इससे अपवर्तित होकर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना बनेगा, और रेटिना से बनेगा। फिर जब इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ, मुख्य फोकस ए पे बन रहा है। इसका मतलब अगर हम इस लेंस को हटा देते हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो जब कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसमें वस्तु के स्पष्ट देखने के लिए हम उचित दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का प्रतिबिंब चित्र हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है ओम का नियम, ओम के नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो मैंने लिख के रखा है ओम का नियम क्या है। ओम का नियम है जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं समान रहें और चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, ये ओम का नियम है। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था है मतलब लंबाई, उसकी मोटाई है, ठीक है, या ताप, ये चालक की भौतिक अवस्था होती है। अगर एक समान रहे तो जो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा होती है वो उसके सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी कि अगर चालक में धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का भी मान बढ़ता है, अगर चालक में धारा का मान घटेगा तो विभवांतर का मान भी घटेगा।
यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी है और धारा आई है तो भी समानुपाती होगा आई के। तो जब हम समानुपाती हटाते हैं तो कोई ना कोई एक नियतांक लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं। तो कांस्टेंट कौन सा होगा? आर होगा। तो भी बराबर लिख देंगे आर आई, जहाँ आर क्या है? चालक का प्रतिरोध है। अब इसके बाद जब हम ओम के नियम का सत्यापन करते हैं तो भी और आई विभवांतर और धारा के बीच में हम एक ग्राफ खींचते हैं। पहले रीडिंग लेते हैं, उसके बाद ग्राफ खींचते हैं। जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सरल रेखा आता है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ग्राफ सरल रेखा होगा। अगर ग्राफ सरल रेखा होगा तभी ओम के नियम का सत्यापन होगा। अगर सरल रेखा नहीं आता है तो इसका मतलब ओम के नियम का सत्यापन नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है। जब हम विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ खींचते हैं तो यह एक सरल रेखा बनता है। इससे स्पष्ट होता है कि विभवांतर और धारा समानुपाती होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? ओम के नियम के सत्यापन के लिए चित्र के अनुसार हम जितने भी उपकरण है उसको हम जोड़ते हैं। जो वोल्ट मीटर होता है उसको परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जो ओम मीटर होता है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ओम मीटर धारा को मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। ये कुंजी है, की होता है जिससे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये प्रतिरोध तार है और ये धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक की सहायता से हम क्या करते हैं? धारा का मान बदलते हैं। तो जब हम इस चित्र के अनुसार सभी उपकरणों को जोड़ लेते हैं तो हम स्विच कुंजी इसमें जो स्विच है उसको ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद फिर हम क्या करते हैं? धारा नियंत्रक से धारा का मान घटाते बढ़ाते हैं। तो जब हम धारा का मान घटाते बढ़ाएंगे तो जो वोल्ट मीटर है और आम मीटर है, ठीक है, इसमें जो वोल्ट मीटर है और आम मीटर है इसमें इसका जो रीडिंग होगा, जो पाठ्यांक अलग अलग आएगा। वोल्ट मीटर में अलग आएगा, आम मीटर में अलग आएगा और सबको हम नोट करते जाते हैं। और नोट करके जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ ऐसे सरल रेखा बनता है। ओम के नियम का सत्यापन है। इसके लिए सबसे पहले परिपथ बनाते हैं और चित्र के अनुसार एक बैटरी, कुंजी, आममीटर, प्रतिरोध और धारा नियंत्रक तथा वोल्ट मीटर लगा देते हैं। परिपथ में लगे धारा नियंत्रक का मान धारा को घटाना या बढ़ाना होता है। जो धारा नियंत्रक होता है ये क्या करता है? धारा के मान को घटाता या बढ़ाता है। परिपथ में लगे धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा का मान बदलकर ओम मीटर और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक लिख लेते हैं। क्या करते हैं हम? एक बार धारा का मान बदलेंगे तो फिर उसके बाद वोल्ट मीटर और मीटर में जो रीडिंग आएगा उसको हम नोट कर लेते हैं। फिर से धारा का मान बदलते हैं। इस प्रकार कई बार धारा का मान बदलते हैं और दोनों का जो रीडिंग होता है पाठ्यांक उसको नोट कर लेते हैं। अब विभवांतर को एक्स अक्ष पर तथा धारा को वाई अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ सरल रेखा आता है। यदि यह सरल रेखा आता है तो यह ओम के नियम का सत्यापन करता है। तो क्या करते हैं? हम धारा को वाई अक्ष पर लेते हैं और विभवांतर को एक्स अक्ष पर, और जब दोनों का ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ ऐसे सरल रेखा आता है। तो ये हो गया ओम के नियम का सत्यापन। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो जो चालक का प्रतिरोध होता है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला होता है चालक की लंबाई। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जितना लंबा हम तार रखेंगे चालक का प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा और जितना छोटा तार रखेंगे चालक का प्रतिरोध उतना ही कम होगा। उसके बाद है चालक की मोटाई। चालक की मोटाई मतलब जो चालक है उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसको हम कहते हैं। इस तरह का तार जो होता है बेलनाकार होता है, तो ये होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये जितना ही ज़्यादा होगा चालक का प्रतिरोध उतना ही कम होगा। यानी कि तार हम मोटा लेते हैं तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और जल्दी जलता नहीं है, गलता नहीं है। लेकिन जब हम पतला तार लेते हैं तो खराब हो जाता है, पिघल जाता है। इसका कारण ये है कि जब पतला तार लेंगे तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा और इसलिए वो जल्दी गल जाता है। लेकिन जब हम मोटा तार लेंगे यानी कि उसका जो अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। तो चालक का प्रतिरोध चालक की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जितना चालक मोटा होगा तार उतना ही कम प्रतिरोध होगा और तार जितना ही पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तीसरा है चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। मतलब कि जो चालक पदार्थ हो किससे बना हुआ है, लोहा का है या तांबे का है या एल्युमिनियम का है, तो जिस तरह का उसमें पदार्थ होगा उसका प्रतिरोध उसी पर निर्भर करता है। चौथा है कि किसी चालक का प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर किसी चालक कोई तार है, अगर उसका हम ताप बढ़ाते हैं, उसको गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध ही बढ़ता है, और अगर उसका ताप कम होगा तो उसका प्रतिरोध भी घटता है। इसके बाद है चौथा, इसमें स्टार लगे क्वेश्चन नहीं करना है। उसका भाग 2 में निम्नलिखित
यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। बनाना है, जितने भी यौगिक हैं इसकी संरचना हमको बनाना है। तो पहले लिखा हुआ प्रोपेनॉल, फिर उसके बाद है 2-मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, उसके बाद है प्रोपीन, फिर है 2-मेथिल ब्यूटेनॉल 2। तो पहले हम लिख लेते हैं कौन सा है ये, उपभाग 2 का 5वां का ए। पहले लिखा हुआ इसमें प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल का होगा CH3 CH2 और CHO। जहाँ अल लगा है मतलब वो एल्डिहाइड ग्रुप का है। उसके बाद बी में है 2-मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, 2-मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। तो इसका होगा CH3 फिर CH2 उसके बाद CH, और जो इसमें C है यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, फिर CH3, इसके बाद COOH। उसके बाद C में है प्रोपीन, तो प्रोपीन का संरचना हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद D है 2-मेथिल ब्यूटेनॉल 2, 2-मेथिल ब्यूटेनॉल 2। तो इसका संरचना हो गया CH3, उसके बाद C पे सिंगल बॉन्ड होगा एक नीचे की तरफ OH, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर सिंगल बॉन्ड में फिर CH3, फिर यहाँ लिखेंगे CH2 और CH3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें स्टाइल लगे क्वेश्चन नहीं हम लोग करना है। 7वां निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस उसके बाद जिप्सम। तो पहले लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्वेश्चन नंबर 7 का ए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और H2। तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे प्लस 3H2। यह अभिक्रिया मैंने पहले संतुलित करके रखी है। इसको हम गर्म करेंगे 373 केल्विन तक। तो गर्म करने पर ये हमारा बन जाएगा जिप्सम 2 CaSO4 और 2H2। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये हमारा है जिप्सम। इसके बाद बी में है हाइड्रोजन क्लोरीन। तो हाइड्रोजन का होता है H2, क्लोरीन का होता है Cl2। दोनों भी क्या करेंगे तो बनेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसको हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं यहाँ या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद सी में है जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड लिखा हुआ है। तो जो जिंक कार्बोनेट होता है इसका केमिकल फार्मूला होता है ZnCO3। तो जब जिंक कार्बोनेट टूटेगा तो बनेगा ZnO जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ लिखेंगे हम जिंक ऑक्साइड, यह है जिंक कार्बोनेट।
इसके बाद फिर डी में है मैग्नीशियम प्लस, उसके बाद ब्लैंक है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे मैग्नीशियम का होता है संकेत Mg प्लस, और जब इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। इसको संतुलित करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तब ये संतुलित हो गया Mg प्लस 2HCl इक्वल टू MgCl2 प्लस H2। तो ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके बाद में ई में लिखा हुआ बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद फिर खाली स्थान है, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो बेरियम क्लोराइड होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है BaCl2, और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। तो अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4, और हाइड्रोजन इसमें से अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन अभिक्रिया कर लेंगे तो बनेगा 2HCl। तो ये है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, और ये हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ठीक है, और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एफ में लिखा हुआ सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड, फिर उसके बाद खाली स्थान है सोडियम नाइट्रेट। तो जो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसका फार्मूला होता है AgNO3, सोडियम आयोडाइड का NaI। तो ये क्या करेगा, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें NO3 विस्थापित हो जाएगा, आई से अभिक्रिया कर लेगा तो बनेगा AgI, सिल्वर आयोडाइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो यह है सिल्वर आयोडाइड बन रहा है। इसके बाद निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, अथवा में दिया है वियोजन अभिक्रिया, संचारण या सदलेपन। सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे यौगिकों में वियोजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक होता है उसको हम गर्म करते हैं, ठीक है, या प्रकाश देते हैं, विद्युत धारा देते हैं, तो ये अपने छोटे छोटे यौगिकों में या सरल यौगिकों में टूट जाता है, या अपने अवयव में टूट जाता है, जिसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका केमिकल फार्मूला होता है CaCO3। जब इसको हम गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। इसके बाद बी में है संक्षारण। संक्षारण होता है कि जब किसी धातु को वायु और नमी में रखते हैं तो वह ऑक्सीजन और वायु में उपस्थित जल से विक्रिया करके उसका ऑक्साइड बनाता है, और जो धातु होता है उसका क्षरण होने लगता है, इसी को हम कहते हैं संक्षारण। जब कोई धातु नम वायु के संपर्क में आता है तो उसकी सतह का क्षरण होने लगता है, जिसे संक्षारण कहते हैं, और ये एक ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना है, तांबे पर हरी परत का निर्माण होना आदि। इसके बाद यह सदलेपन। यह सदलेपन होता है जस्ते का लेपन। जैसे लोहा है या स्टील है, उसको संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जस्ते की एक पतली परत चढ़ा देते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या यह सदलेपन कहते हैं। इससे जो धातु होते हैं इनका संक्षारण नहीं होता है। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए सदलेपन किया जाता है। इस विधि में लोहे या इस्पात को जंग से बचाने के लिए इन पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, इससे इन धातुओं का क्षरण रुक जाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो
में केमिस्ट्री तक का हो गया सॉल्व। इसके बाद अगले वीडियो में बायो का क्वेश्चन मुझे आता नहीं है, इसलिए बायो क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम करेंगे सेट 3।